हेलो एवरीवन, आरएमए सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। बिहार दरोगा में जितने सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं उसका डिस्कशन इस सेशन में किया जाएगा। 2008 में जितने सारे क्वेश्चन हैं 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसका क्वेश्चन और उसका डिस्क्रिप्शन काफी इंपॉर्टेंट है। तो उसका डिस्कशन जो है वो 5 पार्ट में हम करेंगे। अब पार्ट 1 आज है। आज जो है वो 20 क्वेश्चन 1 से लेकर 20 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? ऑप्शन बी, राष्ट्रपति करता है। संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 76 के तहत भारत में महान्यायवादी के पद का सृजन किया गया है। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो है इसको आप याद कर लीजिएगा। भाग 5 में अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की चर्चा की गई, उसके पद का सृजन किया गया है। यह भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है जो भारत सरकार को विधिक मामलों पर सलाह देता है। तो ये सलाह देता है, आपको याद रखना होगा। ओके, अनुच्छेद 76(1) के अनुसार महान्यायवादी की नियुक्ति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सलाह पर की जाती है, आपको ये याद रखना। वो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पर अपना पद धारण करता है। भारत के प्रथम महान्यायवादी एमसी सीतलवाड़ हैं, तो आपको ये याद रखना होगा। एमसी सीतलवाड़ 1950 से 1963 इनका कार्यकाल था, तो ये आपको याद रखना होगा। अब यहाँ पे ये देखना होगा कि देखिए क्वेश्चन एक है, पर यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सारे निकल कर आए हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये जो वीडियो है आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए एक क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे कि भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन है, उनका कार्यकाल क्या था, महान्यायवादी की जो नियुक्ति होती है कौन करता है, किसकी सलाह पर की जाती है। तो ये सब क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं जो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन और भी है कि भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 76 के तहत भाग 5 में दिया गया, इसकी चर्चा की गई। ये जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो दिया है ये काफी इंपॉर्टेंट है, हालांकि आप भी ये पढ़ सकते हैं, तो वीडियो के माध्यम से अगर बता रहे हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अब यहाँ पे ये देखेंगे, भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है, और ये क्या होता है? ये जो होता है वो औपचारिक होता है, याद रखना होगा। संघ की सभी कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करता है, किंतु वह 5 वर्ष पूर्व भी उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। और संविधान का अतिक्रमण करने पर अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है। अब यहाँ पे ये देखना है कि क्वेश्चन यहाँ पे अराइज कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। सबसे पहले संघीय कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देखता है। ठीक है, ये तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें क्वेश्चन अराइज होंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये हुआ। अनुच्छेद 56 के तहत पद ग्रहण की तिथि 5 वर्ष उसकी कार्यावधि होती है। दूसरा क्वेश्चन हो गया, त्यागपत्र जो है वो उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है, और महाभियोग की जो प्रक्रिया है 61 में है। तो ये कितने सारे क्वेश्चन बन गए जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन बी होगा, प्रतिभा पाटिल। 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के 23वें सेनापति प्रमुख कौन है? तो उस समय का क्वेश्चन है, 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो उस समय के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो दीपक कपूर है। ओके, 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो 2008 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, तो उस समय के पॉइंट ऑफ व्यू से जो होगा वो ऑप्शन सी बालकृष्णन होगा। ओके, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य मंत्रिपरिषद, तो वो क्या होता है? जैसे केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो होता है वो संसद के प्रति, तो वैसे राज्य स्तर पे जो होगा वो विधानसभा के प्रति, है ना। मंत्रिपरिषद, जो केंद्र की मंत्रिपरिषद होगा वो लोकसभा,
और राज्य मंत्रिपरिषद होगा जो विधानसभा। तो आप ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे ये देखना होगा कि ये क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे। जैसे अनुच्छेद 164(2) के तहत राज्य की मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। जैसे केंद्र में लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। संविधान के अनुच्छेद 163 बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राज्य मंत्रिपरिषद का गठन का बंद किया गया। एक क्वेश्चन यहाँ बनेगा, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। ओके, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य मंत्रिपरिषद के गठन का प्रथम चरण होता है। अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। ओके, तो आप ये ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में सड़क पुल निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है। तो उस समय का क्वेश्चन है ये कि बिहार में सड़क और पुल निर्माण के लिए सरकार ने लोक निर्माण कंपनी तांतिया कंस्ट्रक्शन के साथ अनुबंध किया था। तो उस समय का क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है। तो ऑप्शन बी, यहाँ पे ये देखना होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ पे जो है ये किशनगंज क्षेत्र हुआ। तो पूर्णिया, कटिहार, ये सब जो क्षेत्र होता है यहाँ पे जूट का उत्पादन ज्यादा होता है। ओके, जूट का ज्यादा होता है, तो आप इसे याद रखिएगा। यहाँ पे पूर्णिया इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे कहा गया है जूट के उत्पादन में बिहार पूर्णिया जिला अग्रणी है। इसे सोने का रेशा कहा जाता है। जूट के रेशे के सामानों का निर्माण करने और भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। बिहार में जूट उत्पादन करने वाले जैसे पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, किशनगंज, मधुबनी, दरभंगा है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि किशनगंज में चाय पत्ती की खेती होती है। तो आप इसे ये भी याद रखिएगा। भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन कहाँ होता है, तो बंगाल में होता है। तो आप भी इसे याद रखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन के साथ कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में बापू कुंवर सिंह ने बिहार को किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया था। तो किससे किया था, आरा से किया था। ये इम्पोर्टेंट है, आरा से, आरा जिला से। ओके, शाहबाद क्षेत्र। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार में आरा क्षेत्र से विद्रोह का कुशल नेतृत्व किया। वो शाहबाद जिले के जगदीशपुर के जमींदार थे। इन्होंने सर्वप्रथम अपने जिले शाहबाद को अंग्रेजी राज्य से मुक्त कराया। जगदीशपुर से निकलकर आजमगढ़ जिले यानी कि उत्तर प्रदेश के अतरौलिया नामक स्थान पर डेरा जमाया। ओके, आप इसे याद रखिए। 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई। तो याद रखना है आपको। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए हैं। तो एपीजे अब्दुल कलाम, ये उसी समय का क्वेश्चन है। तो आप इसे याद रखिएगा। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे ये है कि भारत सरकार ने सन 2010 में नव नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कहाँ की थी, तो राजगीर में की थी। ओके, तो इसे याद रखना होगा आपको। और प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्तकालीन सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने बिहार के नालंदा जिले में की थी, जो उसके अवशेष आज भी दिखाई देते हैं। तो आपको नव नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना याद रखना है कि कब है, 2010 में। कहाँ, तो राजगीर, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। और इसकी स्थापना किसने की, कुमारगुप्त प्रथम ने की। ओके, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होते हैं। तो 60% पे। ओके, तो आप इसे याद रखिएगा। और जो बिहार है वो कृषि प्रधान राज्य है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी कौन हटा सकता है। महान्यायवादी को कौन हटा सकता है। तो राष्ट्रपति हटा सकता है, क्योंकि उनके पश्चात पर्यंत पे नियुक्त किया जाता है ना। जैसे भारत के महान्यायवादी को राष्ट्रपति उनके पद से हटा सकता है। अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है ना। 1 नंबर क्वेश्चन में इसका डिस्कशन किए थे। वह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद कार्य करता है। राष्ट्रपति उसे किसी भी समय हटा सकता है। वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पद मुक्त भी हो सकता है। तो पश्चात पर्यंत का मतलब ही होता है कि जब राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि हटा देना चाहिए तो वो हटा देते। 13 नंबर क्वेश्चन है, ये जनगणना से क्वेश्चन है कि बिहार में कितना साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार है।
तो 2001 में जनगणना जो साक्षरता दर है वो 47.53। ओके, और अभी अगर हम देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है, तो 61.8 है। ओके, आज इसमें पुरुष और महिला साक्षरता, तो पुरुष का है 71 और महिला का जो है वो 51.5। तो आप इसे याद रखिएगा। देखिए, जनगणना से भी अगर क्वेश्चन आता है कि महिला का साक्षरता दर कितना है, पुरुष का कितना है, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं। अब ध्यान 14 नंबर क्वेश्चन है, ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं? तो किससे हैं? तो ये हॉकी से हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, हॉकी। हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। ओके, 14 नंबर क्वेश्चन। मेजर ध्यानचंद हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। इनका जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज संयुक्त प्रांत में हुआ था। उन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन ये भी आएगा, हॉकी के जादूगर ध्यानचंद को 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है ना? तो इसे आप याद रखिएगा, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है उनके जन्म दिवस के अवसर पर। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन ये है कि शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो क्या नाम था? फरीद नाम था, प्यार से इन्हें फरीद कहा जाता था। शेरशाह यानी कि शेर का बचपन का नाम फरीद था। दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी, ये आपको नाम याद रखना होगा, कि सेवा ग्रहण करने के बाद एक दिन शिकार खेलते समय फरीद ने एक शेर को मार गिराया। इसकी इस प्रतिभा से प्रसन्न होकर बहार खान लोहार ने उनसे शेर खां की उपाधि प्रदान की। तो शेर खां की उपाधि जो है किनको प्रदान किया गया? तो शेर फरीद को प्रदान किया गया। और किसने? तो बहार खान लोहानी ने। तो आप इसे याद रखिएगा। और ये सूर्यवंश के संस्थापक भी थे, सूर्यवंश के संस्थापक। 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो दिसंबर 1885 में हुई। आप इसे याद रखिएगा, 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 28 दिसंबर 1885। अब ये जो है ना 28 दिसंबर आपको याद रखना होगा। बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविश्वविद्यालय में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पे इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। और WC बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी। 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। 17 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है। व्यापकता सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है? तो व्यापकता जो सिद्धांत है, हड़प की नीति जो है वो लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल था और इनकी कार्य थे। व्यापकता का सिद्धांत यानी राज हड़प की नीति, डलहौजी यानी कि डलहौजी का यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कार्यकाल देखेंगे व्यापकता के सिद्धांत से जो जुड़े हुए हैं। तो डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 और राज हड़प की नीति थी। इस नीति के संबंध में वे रियासतों से जिनका राजा निसंतान स्थिति में मर जाता था और उन्हें अपना उत्तराधिकारी गोद लेने का अधिकार नहीं था। इस नीति के तहत 1848 में सतारा, 49 में जयपुर और संभलपुर, 53 में झांसी, 54 में नागपुर और 56 में अवध का विलय कर लिया गया। तो आप इसे याद रखिएगा। देखिए, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो है वो डेट वाइज क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि सतारा जो है वो कब किया गया, जयपुर संबलपुर कब किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन अक्सर आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। वायसराय प्रथम था और अंतिम गवर्नर जनरल था। इसका कार्यकाल 1856 से 62 तक चला था। 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में एक अधिनियम लाया गया और इस अधिनियम के द्वारा ही गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। तो क्वेश्चन ये भी आएगा कि किस अधिनियम के तहत वायसराय को, गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे जो आप ध्यान रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, टाई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो टाई ब्रेकर जो शब्द है वो हॉकी और फुटबॉल दोनों से है, तो इसे आपको याद रखना होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है और ये लास्ट है इस वीडियो का, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो कौन था? ऑप्शन डी, कुमारगुप्त। अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन अभी आ चुका है
नव नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 2008 में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कुमारगुप्त आ गया, उसका डिस्क्रिप्शन का क्वेश्चन आ गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक गुप्त शासक कुमारगुप्त था। वह बिहार के नालंदा जिले में स्थित शिक्षा का विख्यात एवं महत्वपूर्ण केंद्र था। वर्तमान में इसके अवशेष दिखाई पड़ते हैं। यह विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हिंसाओं ने यहाँ अध्ययन किया था। तो आप इसे याद रखिएगा। ओके, और नेक्स्ट वीडियो जो हम करेंगे वो 21 नंबर से होगा, 21 से 40 होगा और इसमें 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2008 के पेपर में। तो अगले वीडियो में हम 21 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।